ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 56। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे के अटैक को खाकर 9 नेवी टाइड प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स अब तक खड़े हो चुके थे। बिना हिले डुले वो स्टेज पर खड़े युनचे को घूर रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और डर से उनके शरीर ऐसे कांप रहे थे जैसे उनकी रूह निकल गई हो। अब आगे नेवी टाइड नेशन की सीट से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। यू एयर, यू एयर। एक मिडिल एज्ड मैन हान होंग्यू, जो हान रुयू का बाप और कोल्ड बिलो सेक्ट का सेक्ट मास्टर था, अपने बेहोश बेटे की तरफ दौड़ा, उसके शरीर को चेक किया। वो अचानक पलटा और युनचे को मौत भरी नजरों से घूरते हुए चिल्लाया, ब्लू विंड के जूनियर, तुम्हारा दिल इतना बुरा कैसे हो सकता है? रैंकिंग टूर्नामेंट तो बस एक नॉर्मल बैटल मूव एक्सचेंज है, फिर भी तुमने इतनी जालिम हरकत की। युनचे ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, वो कमजोर था और तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो कि मैंने हमला ज्यादा जोर से किया। एल्डर फेंग के रूल्स में हमले की ताकत पर कोई पाबंदी नहीं थी। अगर वो मर भी जाता तो उसे सिर्फ अपनी कमजोरी का दोष देना चाहिए। अपनी काबिलियत का अंदाजा ना होते हुए मौत को दावत देने आने के लिए उसके अलावा किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। युनचे में जरा भी अफसोस नहीं था। हान होंग्यू गुस्से से कांपने लगा। बस करो। इस वक्त फेंग फेयान ने ऐलान किया, पहले मैच के लिए जीत ब्लू विंड नेशन की होती है। फेंग फेयान के बोलने के बाद हान होंग्यू कुछ नहीं कह सका। उसने हान रुयू को उठाया और उसकी जान बचाने के लिए मेडिसिन्स निकाल ली। लेकिन वो जानता था कि नेवी टाइड नेशन के लिए यह टूर्नामेंट खत्म हो चुका था। उनका गुरूर और विश्वास युनचे ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। समझदार लोग देख सकते थे कि युनचे ने जानबूझकर उन पर इतने भारी वार किए थे क्योंकि उन्होंने उसका अपमान किया था और युनचे ने उन्हें एक बेहद जालिम जवाब दिया था। युनचे फिनिक्स स्टेज से नीचे उतरा और प्रिपरेशन एरिया की तरफ चल पड़ा। अब दूसरे नेशंस के प्रैक्टिशनर्स की नजरें उसके लिए बदल चुकी थीं। उनकी पहले की नफरत अब गहरी डर और खौफ में बदल गई थी। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के बीच फेंग सिलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, ये काफी दिलचस्प है। फेंग हिंगकोंग भी हैरान था। उसने अपनी बेटी फेंग शुएर को समझाया, जो युनचे की ताकत से बेहद प्रभावित थी, कि उसने भी इस लड़के को गलत समझा था। एक अर्थ प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर का एम्परर प्रोफाउंड की ताकत दिखाना एक ऐसी चीज थी जो सैकड़ों सालों में ना कभी देखी गई थी ना सुनी गई थी। अब वो इस ब्लू विंड प्रैक्टिशनर पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो गया था। फेंग हिंगकोंग ने पलटकर अपने बेटे फेंग सिचेन को घूरा। फेंग सिचेन, जिसने पहले युनचे से हुई अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए झूठ बोला था, इस नजर से कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। पूरे रैंकिंग टूर्नामेंट का माहौल बदल चुका था। ब्लू विंड नेशन और युनचे अब मजाका नहीं बल्कि सबसे बड़ा फोकस बन गए थे। हर कोई अब यह अनुमान लगा सकता था कि इस मॉन्स्टर के कारण टूर्नामेंट का नतीजा पूरी तरह से उलट पुलट होने वाला था। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट जारी रहा। दूसरा मैच ब्लैक फील्ड नेशन ने जीता, लेकिन युनचे के प्रदर्शन के आगे यह मैच फीका लगा। तीसरा मैच नेवी टाइड वर्सेस सनफ्लावर ड्यू। इस बैटल में नेवी टाइड को एक तरफा हार मिली। उनका मोराल टूटा हुआ था और वो काले चेहरों के साथ स्टेज से नीचे उतरे, जहां उन्हें अपने ही ऑडियंस के तानों का सामना करना पड़ा। चौथा मैच ब्लू विंड वर्सेस सनफ्लावर ड्यू। जब प्रोफाउंड स्टोन ने ब्लू विंड नेशन का नाम दिखाया तो पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया। सनफ्लावर ड्यू के ऑडियंस, रूलर और खास करके उनके 10 पार्टिसिपेंट्स के चेहरे पर गहरा खौफ दिख रहा था। एक सनफ्लावर ड्यू प्रैक्टिशनर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह तो वही लड़का है। उसका जालिम बैटल स्टाइल सोचकर ही डर लग रहा था। उनके एक कोर प्रैक्टिशनर ने हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि युनचे सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि नेवी टाइड ने उसे कम समझा था और उसने अचानक हमला किया। उसने कहा कि अगर वो सब मिलकर हमला करें तो वो जीत सकते हैं, लेकिन बाकी 9 लोग अपने दिल में उसे गालियां दे रहे थे। वो सोचते थे, स्नीक अटैक? तुम खुद 10 नेवी टाइड प्रैक्टिशनर्स पर स्नीक अटैक करके दिखाओ। अगर वो आराम से जमीन पर बैठे भी होते तब भी वो पलटकर तुम्हारी हालत कुत्ते जैसी कर देते। युनचे छलांग लगाकर फिनिक्स स्टेज पर आ गया। इस बार किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। हर कोई गंभीर था, खास करके सनफ्लावर ड्यू की ऑडियंस, जिनके चेहरों पर हद से ज्यादा चिंता थी। सबकी निगाहें युनचे पर टिकी हुई थीं। यहां तक कि सेक्रेड ग्राउंड्स के लोग भी अब सिर उठाकर देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि यह शख्स जो साफ तौर पर अर्थ प्रोफाउंड पर था, क्या वो सच में एक मिड स्टेज एम्परर प्रोफाउंड की ताकत दिखा सकता था? सनफ्लावर ड्यू नेशन के 10 लोग स्टेज पर आए और जल्दी से एक बैटल फॉर्मेशन बना ली। उनके चेहरे गंभीर थे, जैसे वो किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए थे
और उनके जिस्मों पर एक हल्की नीली प्रोफाउंड एनर्जी की चमक लहरों की तरह हिल रही थी। युनचे ने भी ड्रैगन फॉल्ट निकाल ली। जैसे ही तलवार की नोक जमीन से टकराई, एक झटके की आवाज आई और पूरा फीनिक्स स्टेज थोड़ा कांप गया। सनफ्लावर ड्यू के प्रैक्टिशनर्स भी कांप गए। उनकी निगाहें ड्रैगन फॉल्ट को देखते ही डर से भर गईं। वो सोचते हैं, सिर्फ जमीन को छूने से उसके हाथों में वो भारी तलवार, उसका वजन कितना भयानक होगा। फंग फेयान ने ऐलान किया, मैच शुरू किया जाए। आवाज खत्म होते ही सनफ्लावर ड्यू के 10 प्रैक्टिशनर्स एक पल में हरकत में आ गए। पानी की लहरें उठीं और तलवारों की चमक तेज थी जब वो चारों तरफ से युनचे पर हमला करने लगे। उन्होंने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। काउंटर करंट सॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए सबसे पावरफुल प्रैक्टिशनर ने लीड किया। उसने अपनी स्काई प्रोफाउंड सोर्ड से एक सोर्ड बीम बनाई जो युनचे के निचले हिस्से की तरफ बढ़ी। युनचे हिला नहीं और उसने अचानक अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को चैनल करते हुए उसके हाथ के बीच में एक ठंडी रोशनी चमकी। क्लिंग की आवाज के साथ पानी की प्रोफाउंड एनर्जी से भरी सोर्ड बीम एक पल में जम गई। भयानक ठंडी एनर्जी जमी हुई सोर्ड बीम से तलवार पर और फिर उसके जिस्म पर पहुंची। कोर प्रैक्टिशनर चीखता है, आह! वो घबराहट में पीछे हटा और कहा, ये कौन सी प्रोफाउंड आर्ट है? एनर्जी सोर्ड बीम एक जमे हुए ऑब्जेक्ट की तरह टूट गई। युनचे ने अपने दोनों हाथ खोले और उसके जिस्म से नीली रोशनी फूट पड़ी। जमीन से फ्रोजन एंड के 3 विशाल पेड़ तेजी से उगने लगे, जिससे एक घना बर्फ का जाल बन गया जिसने पूरे फीनिक्स स्टेज को ढक लिया। फंग शिचन इतना घबरा गया कि कांपते हुए कुर्सी से आधा नीचे गिर गया। यह वही भयानक आइस एट्रीब्यूट प्रोफाउंड आर्ट थी जो फीनिक्स फ्लेम को भी जमा सकती थी। उन 3 विशाल पेड़ों के नीचे सनफ्लावर ड्यू के 10 प्रैक्टिशनर सील हो गए थे। वो नर्क की जंजीरों की तरह उनके जिस्म के हर हिस्से को मजबूती से जकड़े हुए थे। 10 लोग पागलों की तरह अपनी प्रोफाउंड एनर्जी चैनल कर रहे थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं पा रहा था। युनचे का चेहरा इमोशनलेस था। भारी तलवार उठाते हुए ड्रैगन फॉल्ट ने एक हल्का ड्रैगन की दहाड़ के साथ एक बड़ा आर्क बनाया। बैंग की आवाज के साथ भारी तलवार की ताकत एक तूफान की तरह फैल गई। फ्रोजन एंड के विशाल पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके अंदर सील सनफ्लावर ड्यू के प्रैक्टिशनर्स भी दूर जा गिरे। जमीन पर गिरने के बाद कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। उनके जिस्म पर बर्फ की एक पतली परत थी, लेकिन उन्हें कोई खास चोट नहीं आई थी। युनचे ने नेवी टाइड पर इसलिए जुल्म किया था क्योंकि उन्होंने अपमान किया था। सनफ्लावर ड्यू से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए हमला नरम था। फंग फेहन ने युनचे को एक गंभीर नजर से देखा, फिर फैसला सुनाया, ब्लू विंड नेशन जीत गया। इस बार किसी ने भी युनचे की ताकत पर शक करने की हिम्मत नहीं की। फंग हेंगकोंग युनचे को घूर रहा था। वो सोचता है, आइस प्रोफाउंड एनर्जी, फीनिक्स ब्लड लाइन होते हुए वो आइस एट्रीब्यूट प्रोफाउंड आर्ट्स क्यों कल्टीवेट करेगा? मैच प्रेपरेशन एरिया में एक फीनिक्स डिसाइपल ने कहा, लगता है इस सेशन में एक काफी दिलचस्प बंदा आया है। दूसरे डिसाइपल्स आपस में बात कर रहे थे कि युनचे की ताकत उनके बराबर है या नहीं। फिंग फेबाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे भी 4 सांस लगेंगे, लेकिन युनचे की हैवी सोर्ड ग्रुप बैटल्स के लिए बनी है। उसने घमंड से कहा, ईमानदारी से कहूं तो उसने अब तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उससे जरूर जीत जाऊंगा, लेकिन वो मुझे हराना चाहे है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। एक और डिसाइपल ने बेपरवाही से कहा कि उनका अगला मैच ब्लू विंड से होगा और वो सब एक साथ जाकर बेइज्जती नहीं करवाएंगे। शायद रॉक पेपर सीजर से डिसाइड कर लेंगे कि कौन जाएगा। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, युनचे सबसे चमकदार फोकस बन गया। ग्रैंड असुरा नेशन वर्सेस ब्लैक फील्ड नेशन, ब्लैक फील्ड जीता। डिवाइन इंसेंस नेशन वर्सेस सनफ्लावर ड्यू नेशन, सनफ्लावर ड्यू जीता। नेवी टाइड नेशन वर्सेस ग्रैंड असुरा नेशन, ग्रैंड असुरा जीता। ब्लू विंड नेशन वर्सेस ग्रैंड असुरा नेशन, ब्लू विंड जीता। डिवाइन इंसेंस नेशन वर्सेस ब्लू विंड नेशन। डिवाइन इंसेंस ने सीधा सरेंडर कर दिया। गॉन नेशन। ब्लू विंड नेशन वर्सेस ब्लैक फील्ड नेशन, ब्लू विंड जीता। शाम के सिर्फ 4 बजे थे और 15वां मैच खत्म हो चुका था, क्योंकि जब भी युनचे का मैच होता वो पलक झपकते ही खत्म हो जाता। उसके लड़ने का टोटल समय 30 सांस से भी कम था। टूर्नामेंट जिस डायरेक्शन में गया उसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया था। 6 नेशंस के बीच आखिरी मैच भी खत्म हो गया और 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। फेंग फेयान ने ऐलान किया, नेवी टाइड नेशन 0 जीत 6ठे स्थान पर। डिवाइन इंसेंस नेशन 1 जीत 5वें स्थान पर। ग्रैंड असुरा नेशन 2 जीत 4थे स्थान पर। सनफ्लावर ड्यू नेशन 3 जीत 3रे स्थान पर।
ब्लैक विंड नेशन 4 जीत दूसरे स्थान पर, ब्लू विंड नेशन 5 जीत पहले स्थान पर। फंग फेयन के ऐलान के बाद अरीना में हंगामा मच गया। नेवी टाइड नेशन जो पिछले टूर्नामेंट में टॉप पर था अब सबसे नीचे था, और ब्लू विंड जिसे हमेशा से एक मजाका समझा जाता था अब सब पर हावी था। एक आदमी की पावर ने 5 नेशंस को रौंद डाला था। ब्लू विंड के प्रैक्टिशनर्स इमोशनल हो गए थे। ये शान उन्हें यूनचे ने दिलाई थी, लेकिन यूनचे के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। फंग फेयान की निगाहें यूनचे पर आईं और उसने गंभीरता से पूछा, यूनचे, क्या तुम मेरी डिवाइन फीनिक्स एम्पायर से लड़ना चाहते हो? इस वक्त प्रेपरेशन एरिया में सिर्फ यूनचे और डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के 10 टॉप नॉच डिसाइपल्स बचे थे। पूरे ऑडियंस की निगाहें यूनचे पर टिकी थीं। फेंग फेयान की आवाज खत्म होने से पहले ही यूनचे उछलकर फीनिक्स स्टेज पर आ गया। भारी तलवार के दबाव ने एक चीखता हुआ हवा का वॉर्टेक्स बना दिया। वो स्टेज पर खड़ा हुआ, अपना सिर उठाया और कहता है, बिल्कुल लड्डूंगा। मैं यहां आज मामूली सेकंड प्लेस के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं यहां तुम्हारे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को कुचलने आया हूं। यूनचे के इस बेहद घमंडी शब्दों के निकलते ही पूरा ऑडियंस एकदम शांत हो गया। फिर वो हर तरफ से आते तानों में डूब गया। लोग उसे घमंडी, बेवकूफ और ना जाने क्या क्या कह रहे थे। उनके मुताबिक 5 नेशंस को हराने का मतलब ये नहीं था कि वो डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को चैलेंज कर सकता है। लोगों की उसके प्रति हैरानी अब तानों और मजाक में बदल गई। खासकर डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के लोग जोर जोर से हंस रहे थे। 5 नेशंस के प्रैक्टिशनर्स जो यूनचे से हारे थे, अब उन्हें अपने गुस्से को निकालने का मौका मिल गया था। प्रिपरेशन एरिया में एक फीनिक्स डिसाइपल ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि यह लड़का सिर्फ एक बेवकूफ है जो अपनी हैसियत से ज्यादा सोचता है। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के सीटिंग एरिया पर सभी नफरत से हंस रहे थे, लेकिन फंग हेंगोंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि यूनचे यहां समझौता करने नहीं बल्कि उन्हें उकसाने आया था। उसके झटपट हमले शो ऑफ नहीं बल्कि डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को एक प्रदर्शन थे। फेंग फेयान हल्के से हंसता है और बोलता है, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को हराकर इस सेशन में पहला स्थान हासिल करना चाहते हो? भले ही वो हंस रहा था, उसकी हंसी में कोई भावना नहीं थी। उसे पहले लगा था कि यूनचे अपने लिए एक रास्ता खोल रहा है, लेकिन वो तो मौत का रास्ता चुनना चाहता था। फंग फेयान एक झूठी मुस्कान के साथ कहता है, हमारे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को कुचलने का ऐलान करने की हिम्मत तुम इतिहास में पहले हो। मैं तो अचानक तुम्हारी इस दिलेरी का थोड़ा घायल हो गया हूं। उसने दिलेरी कहा, हिम्मत नहीं। साफ था कि इसमें मजाक का अंश ज्यादा था। लेकिन यह पहला स्थान सिर्फ शब्दों से हासिल नहीं होता। फंग फेयान की आवाज भारी हो गई। मेरे फीनिक्स डिसाइपल्स, क्या तुम समझे? ब्लू विंड नेशन के प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर ने तुम्हें चैलेंज किया है। तुम में से कौन आगे जाएगा? उसने कौन कहा, टीम के रूप में लड़ने के लिए नहीं, यह साफ करते हुए कि कोई एक ही काफी है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, फीनिक्स डिसाइपल्स के बीच से फेंग सिलुओ धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो स्टेज पर एक हल्के पंख की तरह उतर गया और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये मैच इस प्रिंस को करने दो। ये तो 14th प्रिंस है। दर्शकों की सीट से हैरान चीखों की एक लहर उठी। 14th प्रिंस खुद यूनचे से निपटने के लिए आगे आएंगे? क्या यह उसे हद से ज्यादा इज्जत देना नहीं है? क्या तुमने सुना 14th प्रिंस ने क्या कहा? वो समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो शख्स स्टेज पर खड़ा था वो डिवाइन फीनिक्स एम्पायर का 14th प्रिंस था, फंग सिलुओ, जिसके पास एम्परर प्रोफाउंड रेल्म लेवल 8 की ताकत थी। फंग हेंगकोंग ने मन ही मन सिर हिलाया। यह वही नतीजा था जो वो चाहता था। फंग सिलुओ को भेजकर हारने की कोई संभावना नहीं थी। साथ ही फंग सिलुओ के समय बचाने के बहाने ने उनकी इज्जत भी रख ली और यूनचे को नीचा भी दिखा दिया। फंग फेयान सिर हिलाकर कहता है, यह भी ठीक है। तो डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की तरफ से 14th प्रिंस फेंग सिलुओ यूनचे से लड़ेंगे। हम किसी एक पर संख्या का फायदा उठाकर जुल्म करने से नफरत करते हैं। पहले और दूसरे स्थान का फैसला करने वाली लड़ाई अब शुरू होती है। फंग सिलुओ ने अपने हाथ उठाए और उसके हाथ के बीच में एक झुलसा देने वाली आग जलने लगी। वो एक फीकी मुस्कान के साथ कहता है, यूनचे, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना मजाकिया है। मैं और तुम 2 अलग अलग लेवल्स के लोग हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें हमारे अनोखे फीनिक्स फ्लेम्स को महसूस करने का मौका दूंगा। यूनचे उसी फीकी मुस्कान के साथ जवाब देता है, फीनिक्स फ्लेम्स को महसूस करना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फीनिक्स फ्लेम्स की बात है ना, यह अभी कहना मुश्किल है कि कौन किसके फ्लेम्स को महसूस करेगा। यूनचे ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक लाल रंग की फीनिक्स फ्लेम बेहद तेजी से जलने लगी।
आग की लपटों की ऊंचाई फंग सिलुओ के हाथ में मौजूद फिनिक्स फ्लेम्स से भी कहीं ज्यादा थी। जैसे ही युनचे के हाथ में फिनिक्स फ्लेम्स दिखी, पूरा अरीना शोर की आवाजों से फट पड़ा। फिनिक्स डिसाइपल्स के एक्सप्रेशंस एक साथ बदल गए। फंग हैंगकांग और फंग फेयन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हुआ मिंगहाई और लिंग जे डर के मारे अपनी सीट से नीचे गिरने ही वाले थे। उन्हें समझ आ गया, युनचे यहां खास तौर पर सिर्फ गिले शिकवे दूर करने नहीं, बल्कि अंत तक लड़ने आया था। अरीना में सबका ध्यान युनचे पर था, जिसने अचानक से फिनिक्स फ्लेम्स जला दी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस आखिरी मैच की शुरुआत में ऐसा अनएक्सपेक्टेड मंजर देखने को मिलेगा। भीड़ में से हैरान आवाजें आने लगीं, क्योंकि यह साफ तौर पर फिनिक्स फ्लेम का ऑरा था, जिसकी नकल करना किसी और प्रोफाउंड फायर के लिए नामुमकिन था। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई कि युनचे के पास फिनिक्स ब्लड लाइन कैसे हो सकती है, जबकि वो डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का मेंबर नहीं था। यहां तक कि 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स के लोग भी हैरान थे। सन एंड मून डिवाइन हॉल की तरफ से ये सिंहान ने मुस्कुराते हुए माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के लिंग कुन से पूछा, एल्डर लिंग, लगता है आप ज्यादा हैरान नहीं हैं। लिंग कुन ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि 2 साल पहले ही मुझे पता चल गया था कि इस लड़के के पास फेनिक्स ब्लड लाइन है। मेरा अंदाजा है कि वो डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के प्रेशर की वजह से ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आया है, अपनी ब्लड लाइन के मामले को सुलझाने के लिए। उसका तरीका काफी दिलचस्प है। स्टेज पर फेंग फेयान, जो युनचे के सबसे करीब था, गुस्से से उसे घूर रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि युनचे सबके सामने खुद अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन का राज खोल देगा। फेंग फेयान ने सख्ती से कहा, युनचे, मेरा सेक्ट तुम्हारे मामले को इस टूर्नामेंट के बाद सुलझाने वाला था, लेकिन लगता है तुमसे और सब्र नहीं हो रहा। युनचे ने ठंडे चेहरे के साथ जवाब दिया, हां, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि तुम डिवाइन फिनिक्स सेक्ट को मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना है। उसके शब्द किसी तूफान की तरह थे, जिसने पूरी ऑडियंस को हिलाकर रख दिया। ब्लू विंड नेशन का एक प्रैक्टिशनर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर सेक्ट से एक्सप्लेनेशन मांग रहा था। फेंग फेयन पहले तो चौंका, फिर जोर से हंसने लगा। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट तुम्हें एक्सप्लेनेशन देगा? हा 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 हा, मैंने इससे ज्यादा मजेदार मजाक नहीं सुना। युनचे ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बताना शुरू किया कि कैसे आधे साल पहले उसकी शादी के दिन डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का 13th प्रिंस फेंग सीचन बिन बुलाए 2 लोगों के साथ ब्लू विंड इंपीरियल सिटी आ पहुंचा। युनचे ने डिवाइन फिनिक्स एम्पायर की सीटिंग एरिया में बैठे फेंग सीचन पर नजर टिकाते हुए कहा, तुम्हारे 13th प्रिंस ने न सिर्फ मेरी शादी बर्बाद की, बल्कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। अगर वो कमजोर ना होता और मेरे हाथों जख्मी होकर भागा ना दिया जाता, तो मैं अपनी ही शादी के दिन बिना किसी वजह के मारा जाता। उसने जोर से सवाल किया, मेरा डिवाइन फिनिक्स सेक्ट से कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी तुम लोगों ने सिर्फ ब्लड लाइन जैसे मजाकिया शब्द के लिए मेरी जान लेनी चाहिए। क्या यही तुम्हारे डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के काम करने का तरीका है? अगर थोड़ी भी इज्जत बचानी है, तो क्या तुम्हें सबके सामने मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए? युनचे के शब्दों ने सबको हिला दिया। अब ऑडियंस को उनके बीच की दुश्मनी की वजह समझ आ चुकी थी। जब डिवाइन फिनिक्स सेक्ट को युनचे की ब्लड लाइन का पता चला, तो उन्होंने फेंग सीचन को उसे हैंडल करने भेजा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। फेंग सीचन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका झूठ सबके सामने आ चुका था और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। तभी क्राउन प्रिंस फेंग शिमिंग अपनी सीट से खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाया। उसने कहा कि उनका सेक्ट 5000 साल से अपनी ब्लड लाइन की रक्षा कर रहा है। फेंग शिमिंग ने सख्ती से कहा, तुम एक बास्टर्ड हो जो हमारे सेक्ट से गलती से बाहर रह गया है। हमारे रूल्स के हिसाब से या तो तुम सेक्ट में वापस आओ या मौत पाओ। मेरे 13वें भाई का तुम्हारे मामले को पर्सनली डील करना ही तुम्हें एक बड़ा चांस देना था। अगर तुम वापस नहीं आते तो तुम्हें मारना बिल्कुल सही और जायज है। तुम्हारे पास हंगामा करने का क्या हक है? युनचे जोर से हंसा, सही और जायज? बकवास। मैं ब्लू विंड नेशन में पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ। मैंने तुम्हारे सेक्ट का ना कोई रिसोर्स इस्तेमाल किया, ना तुमसे कोई मेहरबानी ली, फिर भी तुम सरेंडर करने या मरने की बात कर रहे हो। किस बेसिस पर? फेंग शिमिंग ने जवाब दिया, इस बेसिस पर कि तुम्हारे पास हमारी डिवाइन फिनिक्स सेक्ट की ब्लड लाइन है। युनचे कोल्डली मुस्कुराया और बोला, क्या मजाक है? तो फिर तुम किस बेसिस पर सोचते हो कि मेरे अंदर जो फिनिक्स ब्लड लाइन है वो तुम्हारे डिवाइन फिनिक्स सेक्ट से आई है? फेंग शिमिंग ने टॉन्ट मारा, यह बताते हुए कि उनकी ब्लड लाइन फिनिक्स गॉड की देन है और पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ उनके पास है। युनचे ने धीरे से कहा, ऐसा है क्या? तो तुम्हें कैसे पता कि मेरी फिनिक्स ब्लड लाइन फिनिक्स गॉड की किसी दूसरी लेगेसी से नहीं आई है?
जिस फिनिक्स गॉड की तुम बात करते हो वो एंशंट फिनिक्स डिवाइन बीस्ट द्वारा छोड़ी गई एक छोटी सी सोल एंटिटी है। दुनिया में एक से ज्यादा लेगेसी हो सकती है, तुम लोगों को मिल सकती है तो दूसरों को क्यों नहीं। यह सुनते ही डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के लोगों के चेहरे बदल गए। फंग फेयान का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फिनिक्स गॉड को बेइज्जत करने की। क्या लगता है मैं तुम्हें अभी मार नहीं सकता? युनचे ने टॉन्ट मारा है। तुम लोगों से बातों में उलझना मेरी एनर्जी बर्बाद करना है। उसके हाथ में ड्रैगन फॉल्ट आ गई जिस पर फिनिक्स फ्लेम्स जलने लगी। उसने तलवार का रुख फैन सिल्वो की तरफ किया। युनचे ने कहा, तुमने कहा ना कि मैं एक बास्टर्ड हूं। ठीक है, तो मैं देखना चाहूंगा कि मेरी उम्र का कोई है जो मुझे यहां गिरा सकता है। अगर तुम्हारे डिवाइन फिनिक्स सेक्ट की यंग जनरेशन मुझे नहीं हरा सकती तो क्या इससे यह साबित नहीं हो जाएगा कि तुम लोग ही असली बास्टर्ड्स हो? यह सुनकर फंग फेयन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फंग सिल्वो को ऑर्डर दिया, 14th प्रिंस, अब कोई रहम मत करना। इस बास्टर्ड को समझा दो कि असली फिनिक्स ब्लड लाइन क्या होती है। फंग सिल्वो ने शांति से जवाब दिया, ग्रेट एल्डर, चिंता मत करिए। उसने युनचे को देखते हुए कहा, पहले मैं बस तुम्हें स्टेज से नीचे उतारना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। अगर गलती से मैंने तुम्हारे हाथ पैर और ब्लड लाइन क्रिपल कर दी तो मुझे दोष मत देना। युनचे ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे तो डर है कि जो क्रिपल होगा वो तुम होगे। फंग सिल्वो हंसा और अपने हाथ उठाए जिन पर फिनिक्स फ्लेम्स जलने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था उसके कानों में एम्परर फंग हैंगकांग की आवाज आई, दुश्मन को कम मत समझो, पूरी ताकत से हमला करो, उसे फौरन मार दो। फंग सिल्वो एक पल के लिए रुका, फिर उसके हाथ का पोस्चर बदल गया। एक लाल रोशनी उसके हाथों के बीच से गुजरी और एक 8 फीट लंबे गरम लोहे जैसे लाल लांस में बदल गई। भीड़ में से आवाज आई, ये एम्परर प्रोफाउंड वेपन है, डिवाइन फिनिक्स लैंस। 14th प्रिंस ने शुरू से ही इसका इस्तेमाल किया। सब समझ गए कि प्रिंस पूरे गुस्से में है और युनचे को जल्द से जल्द खत्म करके उसकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। एक एम्परर प्रोफाउंड स्वॉर्ड और एक एम्परर प्रोफाउंड लांस, दोनों वेपन्स के ऑरा से ही फिनिक्स स्टेज के ऊपर की हवा डिस्टॉर्ट हो रही थी। फंग सिल्वो की नजर युनचे की ड्रैगन फॉल्ट पर पड़ी। उसके हाथों में डिवाइन फिनिक्स लैंस की 3000 साल से ज्यादा की हिस्ट्री थी और उसमें कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी थी। इसके बावजूद ड्रैगन फॉल्ट का ऑरा उसके डिवाइन फिनिक्स लैंस को पूरी टक्कर दे रहा था। जल्दी ही उसका ध्यान ड्रैगन फॉल्ट से हट गया। उसने एक हाथ से लांस को सहारा दिया और अपना दूसरा हाथ युनचे की तरफ बढ़ाते हुए अजीब गरूर से कहा, तुम अपना मूव चलो। एक बास्टर्ड के खिलाफ पहला मूव करना मेरी शान के खिलाफ है। युनचे कोल्डी हंसते हुए बोलता है, सच में? मुझे तो इसके बिल्कुल उल्टा लगता है। युनचे आगे बढ़ा और उसके पूरे शरीर पर फिनिक्स फ्लेम्स जल उठी जो ड्रैगन फॉल्ट की तरफ फैल गईं। एक जबरदस्त ऑरा ज्वालामुखी की तरफ हटा और सीधा फंग सिल्वो पर हमला कर दिया। स्काई प्रोफाउंड यूनिवर्सल पिल की वजह से उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए लेवल में इतना फर्क होने के बावजूद वो फंग सिल्वो से डर नहीं रहा था। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।